हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका स्वागत है टीएसएल में। मेरी बात को आज ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास मैं रात 9 बजे की बजाय पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको क्लास मिल सके, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव होने की वजह से रात को अभी 9 बजे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से देखिए, जो आज की क्लास है वो प्रीमियम कंटेंट की तरफ हम जा रहे हैं। कि आपने देखा होगा ना कि कई बार नॉर्थ का पेपर होता है, उसमें से 20-30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जनरली समझ में नहीं आते कि क्या पूछना चाह रहा है, और हमने कभी वो क्वेश्चन देखे भी नहीं, ना हमको हमारे सेंटर्स ने कभी वो पढ़ाए। मतलब जो ये जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो उन्होंने उसके रिगार्डिंग बात ही नहीं की। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जब इसका क्रिटिकल रिव्यू किया, इसके बारे में सोचा गया कि क्वेश्चंस कहां से एक्चुअल में लिए जा रहे हैं, तो पता लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 5 मैंने यहां पे लिए हैं। मैनेजमेंट ऑफ केयर बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर से 5 टॉपिक यहां पे सेलेक्ट किए हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। और भी 5 टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बट पूरे पेपर में ओनली 15 से 20 क्वेश्चन ही बनते हैं। यदि आपको ये चीजें आती है तो आप और लोगों से आगे लीड कर सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज के टॉप क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, प्रीमियम कंटेंट टीएसएल आपको प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी कॉस्ट ऑन टीएसएल यूट्यूब चैनल। पहला टॉपिक जैसे सब टॉपिक है एडवांस डायरेक्टिव, दूसरा है एडवोकेसी, तीसरा है केस मैनेजमेंट, चौथा है क्लाइंट राइट्स, फिफ्थ है कोलैबोरेशन विद इंटरडिसिप्लिनरी टीम। अब आप खुद सोचिए इस चीज के बारे में कि आपने भले ही इन टॉपिक्स के नाम ना सुने हो, बट इनके क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। बट इनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, या बड़े एग्जाम में कई बार आते हैं, सोचते हैं कि यार घुमा के क्वेश्चन दिया है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, क्यों ये क्वेश्चन दिया है। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादा इनमें कुछ नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू रहा तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। देखिए, बात करें मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर कि इससे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसमें पहला सब पॉइंट हमने लिया एडवांस डायरेक्टिव। ठीक है, एडवांस डायरेक्टिव कि एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। ठीक, तो बात कर लेते हैं एडवांस डायरेक्टिव है क्या एक्चुअल में। तो इट इज द लीगल डॉक्यूमेंट सच एज लिविंग विल, ए हेल्थ केयर प्रॉक्सी और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ हेल्थ केयर। ध्यान से समझिए, जब कोई पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं हो तो कुछ ऐसा कागज लिख के गया है, या उसने ऐसा कोई लिविंग विल, मतलब जैसे बोलते थे ना पहले वसीयत लिखते थे, तो वसीयत तो प्रॉपर्टी की लिखते हैं, ऐसे विल यहां पे लिविंग विल, मतलब कि उसको क्या उसके साथ ट्रीटमेंट देना है, कौन सी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देना है, कब उसको, जब डिसीजन मेकिंग इंपेयर हो जाए तो कैसे उसके साथ ट्रीट करना है, कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप उसको दे सकते हो, कौन सी नहीं देनी है, ये सब इंक्लूड करते हैं इनके अंदर। किसके अंदर? एडवांस डायरेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन की बात की जाए कि दूसरी लाइन क्या है इसके रिगार्डिंग, इट प्रोवाइड गाइडेंस टू केयर गिवर्स अबाउट क्लाइंट विशेज की पेशेंट चाहता क्या है, एंड आर फॉलोड इफ द डिसीजन मेकिंग पावर इज इंपेयर्ड ऑफ द क्लाइंट। ये हमें वैसी डायरेक्शंस देती है, वैसी चीजें बताती है कि पेशेंट की यदि डिसीजन मेकिंग इंपेयर हुई तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। पेशेंट की ओर से पहले से ये चीज डिसाइडेड होती है और लिख दी गई होती है। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, नर्स शुड इंटीग्रेट द एडवांस डायरेक्टिव इनटू क्लाइंट केयर प्लान। जब भी हम पेशेंट का केयर प्लान डिसाइड कर रहे हैं तो हमको यदि एडवांस डायरेक्टिव यदि वहां पे इन्वॉल्व हुए, मतलब पेशेंट की डिसीजन मेकिंग इंपेयर्ड हुई है और एडवांस डायरेक्टिव हम यहां पे यूज ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से केयर प्लान को हमको डेवलप करना है। दूसरी बात क्या, एंश्योर दैट
कॉपी ऑफ एडवांस डायरेक्टिव आर प्लेस्ड इन द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। ये चीज नर्स इंश्योर करेगी कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड में भी एडवांस डायरेक्टिव की, मतलब जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो वसीयत लिखी है उसकी क्या होनी चाहिए, कॉपी अटैच्ड होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं यहां पे। दूसरा सब पॉइंट आपके आता है, एडवांस डायरेक्टिव खत्म हो गया है, क्लाइंट मैनेजमेंट केयर से एडवोकेसी। ठीक है, एडवोकेसी का मतलब वकालत करना। ठीक है, अब यहां पे भी समझने की कोशिश करना। कंटेंट नया है, प्रीमियम है, ऐसा लग रहा होगा कि कभी हमने बात ही नहीं की, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं ना, आपको बोला था हमेशा कि जो सब लोग कर रहे हैं ना, जो मोस्ट ऑफ लोग कर रहे हैं, यदि वो ही करोगे ना तो वही रिजल्ट आएगा जो मोस्ट ऑफ लोगों का आ रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ अच्छा कीजिए, कुछ वो कीजिए जो और लोग उस भीड़ में ना हो, तो आप और भीड़ से अलग हो सकते। समझिए, एडवोकेसी क्या है, इट प्रमोट क्लाइंट्स राइट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, एडवोकेसी क्या करती है कि पेशेंट के जो राइट है, पेशेंट की जो विल है, उनको प्रोटेक्ट करना ही एडवोकेसी है। तो इट प्रमोट क्लाइंट राइट एंड इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर, इट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड करती है, डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद क्लाइंट, कि क्या हम आपको थेरेपी देने जा रहे हैं, एडवोकेसी। आगे, इंक्लूडिंग व्हाट आर द ऑप्शंस, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। ठीक है, एडवोकेसी का मतलब नर्स पेशेंट के एडवोकेट की तरह काम करेगी और पेशेंट को डिस्कशन में हमको इन्वॉल्व करना है, उसका ट्रीटमेंट के लिए उनके क्या एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सब कुछ पेशेंट के साथ क्या करना है, आपको डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट एक चीज और, क्या, रेस्पेक्ट द क्लाइंट डिसीजन इवन यू डोंट एग्री। मान लो आपने समझाने के बाद पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो रेस्पेक्ट द क्लाइंट फीलिंग, यदि आप उसके साथ एग्री नहीं है तो भी आपको पेशेंट के डिसीजन के साथ एग्री होना पड़ेगा और आपको उसके डिसीजन का रेस्पेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट आपके क्या है एडवोकेसी के अंदर, देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दीज डिस्कशन टू अदर स्टाफ मेंबर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दीज डिस्कशन टू अदर स्टाफ मेंबर। कैसे, ध्यान से समझिए कि हमने पेशेंट को समझाया कि भाई क्रेनियोटोमी करना है, किसी पेशेंट का ट्यूमर निकालना है, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, वो हमको रिमूव करना है, बट हमने बोला कि भाई इससे आपको विजन लॉस हो सकता है या डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है, न्यूरोजेनिक। ठीक है, एक दूसरा इसका ये तरीका है कि जब तक हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, एडवांस यदि नहीं होता है ट्यूमर तो आगे देखेंगे। जो भी चीजें वो डिस्कस हो गई, फाइनलाइज हो गया, पेशेंट ने उस पर फाइनल कर दिया कि मुझे इस ऑप्शन पे जाना है, तो ये आपको हेल्थ केयर टीम के जो अदर मेंबर्स है उनसे भी डिस्कस करना है। ऐसा नहीं हो कि बार बार पेशेंट के साथ हर आदमी आए, हर आदमी वही चीज पूछे, दूसरे सर्जन आए वो भी वही चीज पूछे, ऐसा नहीं करना है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दी डिस्कशन विद दी अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। दूसरी बात, व्हेन नेसेसरी यूज एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर इफ द पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ध्यान से समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप बोल रहे हो यदि वो पेशेंट को आती नहीं हो, लैंग्वेज ही नहीं आती हो, तो आप इंटरप्रेटर काम में लोगे या ट्रांसलेटर वहां पे काम में लोगे जो पेशेंट को उसकी खुद की लैंग्वेज में समझा सके। नेक्स्ट, इफ नीडेड एंगेज अदर एरिया एक्सपर्ट सच एज सोशल वर्कर और अदर क्लाइंट और अदर एक्सपर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। क्या मतलब कि कई बार जैसे ऑर्गन डोनेशन की बात है, या कई समाज ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जैसे अच्छा नहीं समझते, तो वहां पे सोशल वर्कर्स की और जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट है उनकी भी हेल्प ली जा सकती है पेशेंट से बात करने में, उसको समझाने। ठीक है, तो ये हो गई आपके एडवोकेसी। तीसरी बात है सब टॉपिक कौन सा, केस मैनेजमेंट, कि इसमें किस पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। देखिए, केस मैनेजमेंट में क्या होता है, पहली बात तो डेवलप इंडिविजुअल केयर प्लान। हर एक पेशेंट को हम स्टाफ नर्स दे रहे, ठीक है, तो इंडिविजुअल केयर प्लान बनेगा, डेवलप इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर ईच क्लाइंट एंड शुड बी एम्ड एट प्रोवाइडिंग सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये भी ध्यान से समझ लेना, कॉस्ट इफेक्टिव। केस मैनेजमेंट में भी
कोस्ट इफेक्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, इंडिविजुअल केयर प्लान पेशेंट को हम बनाएंगे। दूसरी बात क्या, द प्लान इज बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ क्लाइंट नीड्स वर्सेज नीड एज वेल एज गोल सच एज प्रोवाइडिंग सेल्फ केयर। जो केयर प्लान है, जो पेशेंट को प्लान डेवलप कर रहे हैं, वो आपका इंडिविजुअल असेसमेंट, आपने जो क्लाइंट का असेसमेंट किया है उस पे डिपेंड होना चाहिए और आपके गोल पे डिपेंड होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। तीसरी बात करें आगे, केस मैनेजमेंट से आगे चलते हैं। 1 मिनट प्लीज। नेक्स्ट, केस मैनेजमेंट में एक और पॉइंट है क्या, व्हेन पेशेंट लीव द हॉस्पिटल, जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है, छोड़ रहा है हॉस्पिटल को, व्हेन पेशेंट लीव द हॉस्पिटल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिस्चार्ज प्रोसीजर, हॉस्पाइस और कम्युनिटी केयर, फॉलो अप विजिट, मेडिकेशंस एंड फ्यूचर लैब रिजल्ट्स और एनी प्रोसीजर। ध्यान से समझिए, केस मैनेजमेंट में पर्टिकुलर पेशेंट को आपको एडवाइस देनी है जब वो हॉस्पिटल छोड़ रहा है कि डिस्चार्ज कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, हॉस्पाइस केयर से रिलेटेड है तो क्या है, कम्युनिटी केयर से रिलेटेड है तो क्या है, कब कब आप फॉलो अप कर सकते हो, कितने बजे कर सकते हो, कहां कौन से रूम नंबर में फॉलो अप होगा, मेडिकेशंस आपको कैसे लेनी है और कौन कौन से टेस्ट आपको बाद में करवाने, ये सब आप पेशेंट को पहले ही बताओगे। नेक्स्ट आता है क्लाइंट राइट्स। ठीक है, पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर में नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइंट राइट, जिनकी मेन बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, बात करते हैं क्लाइंट प्रैक्टिस की, सॉरी क्लाइंट राइट की। तो इसके अंदर कुछ राइट्स मैंने यहां पे लिखे हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, पहला राइट है क्लाइंट का, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब पेशेंट को यह राइट है कि वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके हेल्थ केयर प्लान के बारे में, आपके प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में, इन सब के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गेन करें। ठीक है, तो आप पेशेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ये उसका राइट है और नर्स को उसका राइट प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है चॉइस ऑफ प्रोवाइडर्स एंड प्लान्स। ठीक है, इसमें क्या है, क्लाइंट हैज राइट टू चूज हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर व्हेन नीडेड। ध्यान से समझिए, पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से सर्जन से ऑपरेट करवाना चाहता है, ठीक है, कौन सी फैसिलिटी वो गेन करना चाहता है, ये सारी चीजें। तो चॉइस ऑफ प्रोवाइडर, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उनकी चॉइस और कौन सी आपको प्लान, कौन से प्रोसीजर पे जाना है, ये भी पेशेंट का राइट है। इंफॉर्मेशन लेना और उसके हिसाब से चॉइस करना, ये भी पेशेंट का राइट है, इसको भी हमको प्रोटेक्ट करके रखना। तीसरा, असेस टू इमरजेंसी सर्विसेज। मान लो किसी पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है और यदि उसको नीड पड़ी तो उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जा सके, इसके लिए वहां पहले से बेड को रिजर्व करके रखना पड़ेगा और यदि उसको उस बेड की जरूरत नहीं पड़े तो कोई फाइनेंशियल पेनल्टी उसके ऊपर ना लगे, ये भी पेशेंट का राइट है। ये भी क्या है, पेशेंट का राइट है। यदि जरूरत पड़े उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, वो एडवांस सर्विसेज ले सके। पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट डिसीजन, पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट डिसीजन कि आपने सारे के सारे प्लान्स बता दिए, अवेलेबल ऑप्शंस बता दिए, साइड इफेक्ट पेशेंट को बता दिए, ठीक है, अब कौन सा बेटर रहेगा उसमें पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना है। यदि पेशेंट की डिसीजन मेकिंग इंपेयर्ड है तो आप उसका एडवांस डायरेक्टिव के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को भी आप इसमें काउंट वो इन्वॉल्व कर सकते हो। पहली बात है कि पेशेंट यदि एबल है तो पेशेंट को खुद को इसमें इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट, क्लाइंट राइट में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझिए, यदि पेशेंट चाहे कि मेरी इंफॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी है तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता मेंटेन करके रखनी है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में दूसरे के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी बात, पेशेंट चाहे तो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ अलग से बात करने के लिए, पर्सनली बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है, टाइम ले सकता है और उसको ये प्रोवाइड कराना ही होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लाइंट का राइट है।
ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट, कंप्लेंट एंड अपील्स। जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि उससे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी कंप्लेंट्स को सुनी जाए, एक फेयर सिस्टम हो कि यहां कंप्लेंट करना है, इसके बाद यहां करना है, इसके बाद यहां करना है, इसके बाद यहां करना है, एक फेयर सिस्टम हो, शुड बी डिस्प्लेड इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और कहां पे आपको फर्स्ट अथॉरिटी कौन सी होगी जहां पे आप अपील कर सकते हो उसके अगेंस्ट, वो सारी चीजें आप पहले से ही बताएंगे पेशेंट को, ये भी पेशेंट का राइट है। नेक्स्ट, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ध्यान से समझिए, वो तो सारे राइट थे, एक चीज और इंक्लूड किया है कि पेशेंट की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुरानी बीमारी के बारे में, पुरानी मेडिसिन जो भी ले रहा है और हेल्थ के बारे में जो भी उसके साथ हो उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करवाए। तो ये कुछ है पेशेंट के राइट्स। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर में सब टॉपिक कोलैबोरेशन विद इंटरडिसिप्लिनरी टीम। देखिए इस चीज को पकड़ लीजिए, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे आपने देखा होगा ना कि नर्सिंग एक प्रोफेशन हो गया, मेडिकल एक प्रोफेशन हो गया, सोशल हेल्थ वर्कर्स का एक प्रोफेशन हो गया, ऐसे फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन हो गया। तो ऐसे प्रोफेशंस के साथ में एडजस्टमेंट करना, ध्यान से समझना क्या इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है। इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच वेरियस disciplines are involved in reaching a common goal for a client. कोलैबोरेशन विद इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स का मतलब क्या है कि जिसमें एक से ज्यादा डिसिप्लिन इन्वॉल्व हो एक कॉमन गोल को गेन करने के लिए, उसको ही बोलते हैं क्या, इंटरडिसिप्लिनरी टीम का कोलैबोरेशन। दूसरा, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशंस सच एज नर्सिंग, मेडिकेशन एंड सोशल वर्क इज नोन एज कोलैबोरेशन। समझ रहे हो बात। तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, ठीक है, और कोलैबोरेशन उनके बीच में कैसे होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको यहां बताए, 5-6 टॉपिक और हैं मैनेजमेंट ऑफ केयर से, वो भी आपको वीडियो देखना चाहिए, इसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपको अंदाज लग जाएगा कि कैसे ये चीज होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने डियर नर्सिंग ऑफिसर्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, चारों के चारों ऑप्शन भी आपको दे रखे, ठीक, आप इसका क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट ज्यादातर या तो छोड़ देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है कि ऐसा पढ़ेंगे, क्या पता कहां से क्वेश्चन आया है, क्योंकि ना तो टीचर्स जनरली इस पे ध्यान देते हैं ना कुछ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में दीजिए। मैं कल नेक्स्ट क्लास में आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे उसके हिसाब से उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। ध्यान रहे कि जवाब देने का तरीका वही होना चाहिए आंसर का, विद प्रॉपर रेशनल, कि ये है तो क्यों है, पूछना क्या चाह रहा है, ये ए में क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ऐसे प्रॉपर आपको रेशनल देना है। टीएसएल स्टूडेंट जरूर सुने कि आंसर जरूर दे, क्योंकि इससे आपका असेसमेंट भी किया जाएगा कि कितना आप ठीक से पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। एक चीज और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट यहां पे बताने जा रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन जो नॉर्थ सेट में सभी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझिए बोर्ड पे। तो स्पार्टन टेस्ट सीरीज टीएसएल ने प्रेजेंट किया है नॉर्थ सेट 22 के लिए, जिसके अंदर 100 टेस्ट होंगे, 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन का, वहां पर स्टोर में आप जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं स्पार्टन टेस्ट सीरीज फॉर नॉर्थ सेट 22। ध्यान से समझिएगा, फीस है इसकी 2000 रुपए और शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स की फीस है 1500 रुपए, ठीक, 25% उनको ऑफ है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।